आज हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस की तह तक जाने वाले हैं जिसने हाल ही में एक ऐसा कानूनी मोड़ लिया है जो किसी को भी चौंका सकता है। शुरुआत में तो ये एक भयानक क्राइम थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि कैसे ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरी संवैधानिक बहस में बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं मेघालय के उस चर्चित मामले की जहां एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने का संगीन आरोप है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कोई नया सुराग या गवाह नहीं है, बल्कि ये पुलिस की एक ऐसी कागजी गलती है जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ इतना संगीन आरोप, एक सुनियोजित हत्या की साजिश, और दूसरी तरफ एक मामूली सी कागजी चूक, पूरे 10 महीने की कस्टडी, 3 बार जमानत खारिज, और फिर अचानक से बेल मिल जाती है, और वो भी सिर्फ एक खाली चेकबॉक्स और कुछ गलत धाराओं की वजह से। मतलब हमारे सिस्टम में कागजी कार्रवाई या कहें कि प्रोसीजर की कितनी अहमियत है, ये केस उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। न्याय के तराजू में एक तरफ मर्डर का आरोप है और दूसरी तरफ ये फैक्ट कि पुलिस ने फाइल में सही बॉक्स पर टिक तक नहीं किया था। तो आइए शुरुआत से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात है जून 2025 की। इंदौर के एक बिजनेसमैन राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय हनीमून पर गए हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सोहरा, जिसे हम चिरापूंजी भी कहते हैं, वहां के वे सॉडोंग फॉल्स की गहरी खाई में राजा का शव मिलता है। पुलिस जांच शुरू करती है और आरोप लगता है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी और कुछ भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। 9 जून 2025 को सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 10 महीनों तक वो जेल में रही। सब कुछ पुलिस के फेवर में लग रहा था। 3 बार जमानत भी रिजेक्ट हो गई, लेकिन फिर 30 अप्रैल 2026 को शिलोंग कोर्ट से एकदम से उन्हें बेल मिल जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? अपराध इतना जघन्य, 3 बार बेल पहले ही नकारी जा चुकी है, तो क्या मर्डर का कोई नया सबूत मिल गया या कोई गवाह अपनी बात से पलट गया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे का असली कारण एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेच है, और यहीं से ये कहानी एक क्राइम स्टोरी से निकलकर हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अदालत के लिए सिर्फ तथ्य ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस भी कितनी ज्यादा मायने रखती है। तो इसका जवाब छिपा है पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही में। अब देखिए, 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हुआ और उसने पुरानी आईपीसी की जगह ले ली। अब नए बीएनएस के तहत हत्या का मामला आता है धारा 103 में। लेकिन जब पुलिस अरेस्ट के पेपर्स तैयार कर रही थी तो उन्होंने 103 की जगह क्या लिख दिया? धारा 403। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि नए बीएनएस में धारा 403 का कोई वजूद ही नहीं है। पुरानी आईपीसी में ये धारा संपत्ति के गबन या हेराफेरी के लिए लगती थी। मतलब आप सोचिए, आरोपी पर चार्ज है मर्डर का, लेकिन कागजों पर जो धारा लिखी है वो या तो है ही नहीं या फिर सिर्फ किसी प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी है। जब ये मामला शिलोंग कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस के वकीलों ने इसे कवर अप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अरे ये तो बस एक क्लेरिकल एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गलती किसी एक पेज पर नहीं थी। अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो और तो और केस डायरी तक में यही गलती बार बार कॉपी पेस्ट की गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने एक और बड़ी बात पकड़ी। जिन दस्तावेजों में आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों के चेक बॉक्सेस होते हैं, उनमें से किसी एक पर भी टिक नहीं किया गया था। जज साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इतनी सारी क्रिटिकल फाइल्स में एक ही क्लेरिकल मिस्टेक का होना किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लापरवाही की इंतहा है। अब आप शायद सोचें कि ये ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक ही तो थी, इससे केस पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन ये सिर्फ एक टाइपो का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 22(1) किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार देता है कि उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बिल्कुल साफ साफ बताया जाए। ये इसलिए है ताकि वो इंसान कोर्ट में अपना बचाव कर सके। अब जरा सोचिए, अगर किसी को यही नहीं पता कि उसे मर्डर के लिए पकड़ा गया है या किसी प्रॉपर्टी विवाद के लिए, तो वो अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा? पुलिस की इस एक कागजी गलती ने उस आरोपी के सबसे बेसिक संवैधानिक अधिकार को ही खत्म कर दिया। और जब बात संविधान की आती है तो कोर्ट्स इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। और यही वजह है कि शिलोंग कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने साफ कहा कि आरोपी को जो गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी गई थी वो बुनियाद से ही गलत थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी किन वजहों से हो रही है, इसकी सही जानकारी आरोपी तक नहीं पहुंचाई गई। भाई, जब आरोपी हवा में है तो कोई अपना बचाव कैसे करेगा? जज ने कहा कि इसका सीधा असर आरोपी के डिफेंस पर पड़ा है और कानूनी नजरिए से उनके साथ पक्षपात हुआ है। अदालत का ये रुख हमें याद दिलाता है कि आप किसी भी इंसान की आज़ादी तब तक नहीं छीन सकते जब तक आप कानून की पूरी प्रक्रिया को 100% सही तरीके से फॉलो न करें। अब कोर्ट यूं ही हवा में तो फैसले नहीं सुनाता है ना। इसके लिए पुरानी नज़ीरों यानी प्रेसिडेंट्स का हवाला दिया जाता है। इस फैसले में शिलांग कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम केस विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का जिक्र किया, साथ ही खुद मेघालय हाईकोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को भी आधार बनाया। इन सब में एक ही बात स्थापित की गई है, अगर किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सही से नहीं बताया जाता है तो वो पूरी की पूरी गिरफ्तारी की प्रक्रिया ही अमान्य हो जाती है, वो दूषित हो जाती है। और अगर आपकी अरेस्ट की बुनियाद ही इल्लीगल हो गई तो कानूनन आरोपी को बेल देनी ही पड़ेगी, फिर चाहे उस पर लगे आरोप कितने भी संगीन क्यों ना हो। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, बेल मिलने का ये मतलब कतई नहीं है कि आरोपी बेगुनाह साबित हो गया है। मर्डर का ट्रायल अपनी पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगा। अदालत ने जमानत देते वक्त बहुत ही सख्त शर्तें रखी हैं, जैसे कि 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड और 2 जमानती। इसके अलावा आरोपी को हर एक हियरिंग में शामिल होना पड़ेगा। वो बिना परमिशन कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकती, और अगर भागने की, सबूतों से छेड़छाड़ करने की या गवाहों को डराने धमकाने की जरा सी भी कोशिश की गई तो ये बेल उसी वक्त कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक मामूली सी क्लेरिकल मिस्टेक किसी इतने बड़े क्राइम केस की पूरी दिशा बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। इस केस ने साबित कर दिया है कि पुलिस की जांच जितनी जरूरी है, सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, वो एक मजबूत ढाल है जिनका हर हाल में सम्मान होना चाहिए, चाहे केस कोई भी हो। ये मामला जांच एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही कैसे किसी के संवैधानिक अधिकारों को तोड़ सकती है और पूरे केस को पलट सकती है। इस दिलचस्प कानूनी विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।